नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज टॉपिक है अपना उपनिवेशवाद और उपनिवेश विरोधी संघर्ष। जो कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन सिलेबस में दे रखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखिए, जहाँ भी जिस भी बुक में अभी तक कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन के बारे में बताया गया है, वो जितनी टेक्स्ट बुक मैंने देखी हैं वो लगभग सारी बुक्स वो हैं जो आईआर के संदर्भ में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में ही इस टॉपिक को समझाया गया है, जबकि ये नया टॉपिक है और कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में पहली बार इसे शामिल किया गया है, ऐसा मान सकते हैं अपन, क्योंकि हाल ही के वर्षों में जो सिलेबस चेंज हुआ था लास्ट 1-2 वर्ष में, उसमें टॉपिक जोड़ा गया। तो उपनिवेशवाद और उपनिवेश विरोधी संघर्ष, इसको तुलनात्मक राजनीति में समझने के लिए ये बुक है जो इग्नू की बुक चलती है। उस इग्नू की बुक में टॉपिक दिया गया है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण यानी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस जो बुक है उसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है। इसमें देखिए मेनली क्या पढ़ना है, इसमें यही टॉपिक सेम टॉपिक आईआर में भी पढ़ना होता है। इंटरनेशनल रिलेशन की जो 4th 5th यूनिट हैं, 5th और 6th यूनिट हैं, उनमें भी इनको पढ़ना होता है। और यही टॉपिक यहाँ पे 4th यूनिट में भी दिया गया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर इसे इतिहास के संदर्भ में पढ़ा जाता है इसे, जबकि यहाँ पर पॉलिटिकल सिद्धांतों के संदर्भ में पढ़ना है अपने को। पॉलिटिकल सिद्धांतों के संदर्भ में इस टॉपिक को पढ़ना है अपने को। अब देखिए इसमें मेनली कौन कौन से थिंकर है, उसने क्या सिद्धांत दिया है, उसे अपने को समझने का प्रयास करना है। पहले अपन समझें कि जो साम्राज्यवाद शब्द है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 20वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी अपन बोल सकते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब हो गया कि 1870 के बाद का समय, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक यानी जो अपन ने देखा है 1950 के लगभग यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल था, इसे आधुनिक साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। ये काल है जिसे आधुनिक साम्राज्यवाद कहा जा सकता है। इस साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग या साम्राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1872 में बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। इस साम्राज्यवाद के प्रमुख आलोचकों में हॉब्सन जो कि एक उदारवादी विचारक हैं, बहुत बड़े आलोचक रहे हैं साम्राज्यवाद के, और दूसरे इसके आलोचक नेता हैं लेनिन। तो इनके नाम याद रखने हैं, यानी हॉब्सन और लेनिन इस साम्राज्यवाद के आलोचक हैं, जबकि साम्राज्य इंपीरियलिज्म शब्द का प्रयोग बेंजामिन डिज़रायली ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में ये औपनिवेशिक साम्राज्य काल था। यानी औपनिवेशिक साम्राज्य काल का क्या मतलब हुआ? औपनिवेशिक साम्राज्य काल का मतलब है कि एक तो होता है, भारत के संदर्भ में इसे समझें तो एक तो था अपने स्वराज। इस स्वराज आपने कभी पढ़ा होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। यानी उसके पहले क्या स्वराज की मांग नहीं की गई, लेकिन उसके पहले का जो स्वराज था वो पूर्ण स्वराज नहीं था, वो औपनिवेशिक स्वराज था। यानी औपनिवेशिक स्वराज में क्या होता है कि कानून, अपन ने ब्रिटिश लोगों को ये कहा कि कानून आप बनाइए, लेकिन उस कानून की पालना करवाने वाले लोग हमारे होंगे। यानी विधायिका आपकी हो सकती है लेकिन कार्यपालिका हमारी होगी। जबकि पूर्ण स्वराज में कहा गया कि विधायिका भी आपकी होगी, विधायिका भी हमारी ही हो और कार्यपालिका भी हमारी हो। यानी कानून बनाने वाले लोग भी हम ही होंगे और कानून को लागू करने वाले लोग भी हम भारतीय ही होंगे। ये था पूर्ण स्वराज। तो ये औपनिवेशिक साम्राज्य काल कहा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 2 विचारक आए, एक कार्ल मार्क्स और एक था एंजल्स। इन्होंने उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है। साम्राज्यवाद में क्या होता था कि केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाता था। जैसे ब्रिटिश व्यक्ति है, ये ब्रिटेन है, और ब्रिटेन ने यहाँ से ये दूसरे देश पर आक्रमण किया या किसी भी तरीके से उसने अधिकार कर लिया। ये अधिकार कैसा था? इसका एक ही काम था कि यहाँ पे जो कच्चा माल था, इस कच्चे माल को अपने देश में लेकर के जाना। ये था साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद में क्या हुआ? कॉन्सेप्ट थोड़ा बदला। यहाँ के कुछ लोग
यहाँ पर भेज दिए ब्रिटेन ने, ठीक है। इस देश ने अपने कुछ लोगों को यहाँ पे भेज दिया, कॉलोनी बना दी अपनी। उपनिवेशवाद जो अंग्रेजी वर्ड आता है कॉलोनियलिज्म, ये कॉलोनियलिज्म वर्ड बना ही कॉलोनी से है। तो यहाँ पे क्या है, कॉलोनी बना दी, यानी अपने लोगों को यहाँ पर बसा दिया। और धीरे धीरे इन लोगों ने, जो अल्पसंख्यक लोग थे जो इस देश से आए थे, इस देश के लोगों ने इन बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जमाना आरंभ कर दिया। ये था उपनिवेशवाद। तो एंजल्स और मार्क्स ने इसे उपनिवेशवाद कहा, जिसे डिज़रेली ने साम्राज्य कहा था। हॉब्सन और लेनिन जिस साम्राज्यवाद के आलोचक हैं, कट्टर आलोचक हैं, यानी लेनिन तो यहाँ तक कहता है कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है, उसे ही मार्क्स और एंजल्स ने उपनिवेशवाद कहा है। हॉब्सन पहला व्यक्ति था जिसने साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग किया। देखना आप दोनों चीज़ों को, डिज़रेली ने जिस शब्द का प्रयोग किया ये शब्द है साम्राज्य, हॉब्सन ने जिस शब्द का प्रयोग किया यह है साम्राज्यवाद, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे इसमें अपन बात करते हैं ये उपनिवेशवाद की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया कि किस तरीके से होती थी। उपनिवेशवाद का स्वरूप कैसा रहा, लेकिन स्वरूप के पहले ये एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि नीदरलैंड और फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। यहाँ पर क्या था, 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 1850 का समय चल रहा है, तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया था। अपन ने एक बात भी सुनी होगी कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी लगभग पूरे विश्व में इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था और सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया था ब्रिटेन। 1858 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 1858 में भारत में ही नहीं बल्कि लगभग ज़्यादातर देशों में इन्होंने ये किया था कि प्रशासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था, जो कंपनी थी उससे अधिकार छीन लिए गए थे। उसने अपने सफ़ेद उपनिवेशों को स्थानीय स्वायत्ता प्रदान कर दी। सफ़ेद उपनिवेश जो गोरे लोग थे उनको स्थानीय स्वायत्ता दे दी, यानी अपने देश से लोगों को दूसरे देश में बसाना चालू कर दिया, कॉलोनी बना दी, और उस कॉलोनी में उन्होंने स्थानीय स्वायत्ता यानी उनको स्वायत्ता दे दी और ये कह दिया ये इंग्लैंड की कॉलोनी है, ब्रिटेन की कॉलोनी है। इन यूरोपीय देशों में कौन कौन से देश शामिल थे, एक तो देखिए यहाँ पे नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, इनको डच भी कहा जाता है, और बेल्जियम ने अफ्रीका के कांगो में एक उपनिवेश हत्या लिया। अब क्या था, 1870 के बाद जर्मनी भी इसमें एंटर हो गया। ये जो ब्रिटेन के जो यूरोप के देश थे जो उन्हें उपनिवेश बना रहे थे, इसमें 1870 के बाद जर्मनी भी शामिल हो गया, तो जर्मनी भी इस दौर में आ गया। अब 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में अफ्रीका में उपनिवेश हत्याने की तीव्र दुश्मनी के कारण फूट पड़ी और इसी का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। वापिस समझना, यहाँ पे देखिए आप, ये PDF आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको ये वाली PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो नीदरलैंड और फ्रांस, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनाए। अब क्या हुआ कि जर्मनी भी आ गया और जर्मनी भी अफ्रीका में उपनिवेश हड़पना चाहता था, हथियाना चाहता था, और नीदरलैंड फ्रांस पहले से वहाँ पे थे तो ये देना नहीं चाह रहे थे, और परिणाम ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बन गया ये। अब बात आती है उपनिवेशवाद का स्वरूप कैसा रहा, क्या स्वरूप था उपनिवेशवाद का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। उपनिवेशवाद का स्वरूप देखिए, चांसेस ये है, मार्क्स ने क्या कहा इस बारे में, एंजल्स ने क्या कहा है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे थिंकर्स का नाम आ गया वही तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो मार्क्स ने 3 प्रकार के उपनिवेशों को बताया है। एक तो वेस्ट इंडीज की तरह बागवानी उपनिवेश, दूसरा है मैक्सिको और भारत की तरह अत्यधिक आबादी वाले देश, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की तरह वास्तविक उपनिवेश। ये 3 तरीके बताए हैं उसने उपनिवेशवाद के।
उपनिवेशवाद का प्रकार भी कह सकते हैं आप इसे। अब क्या हुआ, एंजल्स ने इन तीन को तो माना ही माना। उसने वेस्ट इंडीज की तरह बागवानी उपनिवेश को भी माना है, भारत और मैक्सिको की तरह अत्यधिक आबादी वाले देश को माना, ऑस्ट्रेलिया की तरह वास्तविक उपनिवेश को भी माना। वास्तविक उपनिवेश का मतलब जहाँ पे ब्रिटिश लोग बस ही गए। लेकिन एंजल्स ने इसमें एक और अफ्रीका की तरह स्टॉक मार्केट की सहायक मार्केट ये और बना दिया। तो 4 प्रकार मानता है एंजल्स और 3 प्रकार मानता है मार्क्स। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांसेस बनते हैं। आगे टॉपिक आता है साम्राज्यवाद के बारे में संवाद। यानी कौन कौन से विचारक हैं जिन्हें साम्राज्यवाद के बारे में अपने तर्क वितर्क दिए और अपनी बातों को रखने का प्रयत्न किए। सबसे महत्वपूर्ण है रॉबिन्सन और गैलेफर। रॉबिन्सन और गैलेफर ने इन्होंने अपने शोध ग्रंथ में दर्शाया है कि ब्रिटेन ने ज़्यादातर क्या किया है, अपने सहयोगियों के माध्यम से ही व्यापार किया है। सहयोगियों के माध्यम से व्यापार किया, कहाँ पर, गैर यूरोपीय देशों को उसने अपना सहयोगी बनाया है। ये कौन कहता है, रॉबिन्सन और गैलेफर ये मान रहे हैं। वापस समझ लेना, लिख लेना कि रॉबिन्सन और गैलेफर ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने अपने सहयोगियों के माध्यम से गैर यूरोपीय देशों के साथ व्यापार किया है। अकेले ये तभी व्यापार करता था, अकेले कब व्यापार करता है ये, अकेले तब व्यापार करता है जब ऐसे सहयोगी नहीं मिलते थे। ठीक है। अब देखिए, गैलेफर का एक भारतीय छात्र है अनिल शील, नाम याद रखना। उन्होंने इस अनुसंधान को आगे बढ़ाया। उसने बताने का प्रयास किया कि ब्रिटेन और भारत ने साथ मिलाने का मुख्य उद्देश्य, यानी ब्रिटेन ने भारत को साथ क्यों मिलाया, उसका उद्देश्य क्या था। तो अनिल शील कहता है कि ईस्ट इंडीज, जिसे अपन वेस्ट इंडीज, एक वेस्ट इंडीज है, एक ईस्ट इंडीज है। ईस्ट इंडीज का मतलब है जो भारत के पूर्व में है, वेस्ट इंडीज जो इंडिया के पश्चिम में है। तो ईस्ट इंडीज के व्यापार मार्गों यानी वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक जाने के लिए व्यापार मार्गों की सुरक्षा कर सके, ये कहना है अनिल शील का। नाम याद रखना, अनिल शील किसका शिष्य था, गैलेफर का शिष्य था अनिल शील। ठीक है। तो 3 नाम आपके सामने अभी तक। वैसे तो स्वरूप की बात करें अपन तो कार्ल मार्क्स, एंजल्स महत्वपूर्ण नाम है। लेनिन भी इसके बारे में बात किया है। लेनिन और हॉब्सन आलोचक है, साम्राज्यवाद के कट्टर आलोचक हैं। रॉबिन्सन गैलेफर का नाम है। रॉबिन्सन गैलेफर ने क्या कहा, रॉबिन्सन गैलेफर ये कहते हैं कि ब्रिटेन ने कब कहीं गैर यूरोपीय देशों को सहयोगी बनाया और व्यापार किया है। गैलेफर के सिद्धांत को आगे बढ़ाया अनिल शील ने। अब उसने इस रिसर्च में और बात बताई आगे बढ़ करके कि ब्रिटेन ने भारत को अपने साथ क्यों मिलाया, क्या मतलब था कि ब्रिटेन ने भारत को भी शामिल किया। तो ईस्ट इंडीज़ की तरफ जाने के लिए कि वह ईस्ट इंडीज़ के जो व्यापारिक मार्ग हैं वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है। आगे नाम आता है जे हॉब्सन। जे हॉब्सन ने क्या किया साहब, जे हॉब्सन ने आर्थिक साम्राज्यवाद पर सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं अपितु इंग्लैंड के मुट्ठीभर पूंजीपतियों के लाभ का आरोप लगाया। मैंने आपको बताया है कि हॉब्सन साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का कट्टर आलोचक है और इसने जब आरोप लगाया कि पूंजीपति के लाभ के लिए काम कर रहे हैं, ये आर्थिक साम्राज्यवाद है, ऐसा कहने, और हॉब्सन ने ही पहली बार साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग किया। ऐसा कहते ही क्या हुआ, साम्राज्यवाद पर गंभीर संवाद आरंभ हो गया, यानी तर्क वितर्क आरंभ हो गए, वाद विवाद आरंभ हो गए। 1917 में लेनिन ने आर्थिक साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था माना। ये कोटेशन आती है, पूछा भी जाता है कि इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म की उच्चतम अवस्था है। फिर आगे अपन बात करें तो 1919 में एक और विचारक आता है J.A. स्कम्पीटर, जर्मन अर्थशास्त्री था। उसने साम्राज्यवाद और समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत इसका, साम्राज्यवाद समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया, J.A. स्कम्पीटर ने दिया। उसने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के अनिवार्य संबंध से इनकार कर दिया। उसने कहा पूंजीवाद अलग चीज़ है, साम्राज्यवाद अलग चीज़ है, दोनों में अनिवार्य संबंध नहीं है।
इसने साम्राज्यवाद को पूर्ववर्ती और सामंतवादी मनोवृत्ति तथा कुछ पूंजीवादी सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होने वाला माना। देखो, इसने कहा कि पूंजीवाद बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्री था, और अर्थशास्त्री जो होगा, जो इकोनॉमिस्ट होगा, वो आज भी कैपिटलिज्म को अच्छा ही बताएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में पढ़ाया ही जाता है कैपिटलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों के जीवन स्तर को सुधारता है। इस बारे में अपने बात भी की है। राजनीतिक अर्थशास्त्र जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है अपने सिलेबस में, उसका जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन ये अलग बताता है। कौन? स्कम्पिटर क्या कहता है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद में अनिवार्य संबंध नहीं है। फिर साम्राज्यवाद कहाँ से आया? तो साम्राज्यवाद एक पूर्ववर्ती और सामंतवादी मनोवृत्ति है। जो सामंतवादी युग था, जिसे मध्यकाल का जो पुनर्जागरण का वक्त था, उसके बाद में आया था सामंत, जिसमें शोषण किया जाता था मजदूरों का, जमींदारों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था, दास बनाए जाते थे। वो सामंतवादी मनोवृत्ति थी और वहीं से साम्राज्यवाद आया है, ऐसा कहना है इस कंप्यूटर का। आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेनिन। ये आगे लेनिन क्या कहते हैं? लेनिन के आलोचकों ने साम्राज्यवाद के तीसरे तथ्य उपनिवेशों को पूंजी के निर्यात के बारे में चुनौती दी। पूंजी के निर्यात के बारे में चुनौती दी, यानी एक ऊपर बताया है मार्क्स ने, बता नहीं पाया आपको। देखिए, एक सिद्धांत देता है मार्क्स, आरंभिक स्रोत संग्रहण का सिद्धांत या तर्क मान लीजिए, ये रहा लिखा हुआ, मार्क्स के उपनिवेशों के आरंभिक स्रोत संग्रहण वाला तर्क। इसमें क्या है? मार्क्स ये कहता है, ये जो उपनिवेश हैं, ये जो देश हैं जो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, इन्होंने ये उपनिवेश बना लिए हैं। इन उपनिवेशों का क्या कर रहे हैं, ये क्यों बनाए हैं? इनका उद्देश्य केवल कच्चा माल लेना है। केवल कच्चे माल के लिए ही इन्होंने उपनिवेश बनाए हैं। ये है इसे कहा जाता है आरंभिक स्रोत संग्रह, यानी कच्चे माल के लिए, यानी कच्चा माल बनाएंगे, फिर कच्चा माल लेकर के जाएंगे और उसे जो पक्का माल बना करके तैयार करेंगे, उसके लिए उनको बाजार चाहिए। तो ये आरंभिक स्रोत संग्रहण है। तो आरंभिक स्रोत संग्रहण का तर्क दिया कार्ल मार्क्स ने, और लेनिन के आलोचक जो हैं, इन्होंने इसी तर्क को सिद्ध किया है। किस तरीके से किया है, इसको पढ़ते ही समझ में आएगा। आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक तो मार्क्स का आरंभिक स्रोत संग्रहण क्या है, ठीक है। दूसरा, लेनिन के जो आलोचक हैं, ये किस तरीके से मार्क्स को सही सिद्ध करते हैं। मार्क्स जब कहता है कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है, यानी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद आपस में जुड़े हुए मान रहा है लेनिन, जबकि उसी बात को यहाँ पर अर्थशास्त्री जो है जे.एस. कंप्यूटर क्या कह रहा है, वापस समझना ध्यान दे करके। इस कंप्यूटर क्या कह रहा है कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो लेनिन के आलोचकों ने साम्राज्यवाद के बारे में तीसरे तथ्य, कौन सा था तीसरा तथ्य, कि उपनिवेशों को पूंजी के निर्यात के बारे में चुनौती दी। उन्होंने दिखाने के लिए विवरण प्रस्तुत किया है कि अधिकांश ब्रिटिश विदेशी निवेश उनके आत्मनियंत्रित राज्य क्षेत्रों, आत्मनियंत्रित राज्य क्षेत्र जहां पर ब्रिटेन को कोई डर नहीं है, ब्रिटेन को पता है कि ये मेरे ही कॉलोनीज हैं, यहाँ पर मेरे ही लोगों का शासन है, मेरे ही लोगों का अधिकार चल रहा है, वो हो गए आत्मनियंत्रित राज्य। तो आत्मनियंत्रित राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र लैटिन अमेरिकी देशों में किया जाता था, न कि भारत में। भारत में विदेशी निवेश नहीं था। विदेशी निवेश कहाँ कहाँ था? एक तो आत्मनियंत्रण राज्य क्षेत्रों में और लैटिन अमेरिकी देशों में। केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ब्रिटेन ने अफ्रीका में विकास के लिए निवेश आरंभ किया, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका में भी ऐसा इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट पहले दो ही जगह पर था। कहाँ कहाँ? एक लैटिन अमेरिका में था और एक था आत्मनियंत्रित राज्य क्षेत्रों में और एक लैटिन अमेरिका में। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, निवेश चालू कर दिया ब्रिटेन ने। इस प्रकार लेनिन की आलोचना मार्क्स के उपनिवेशों के आरंभिक स्रोत संग्रहण वाले तर्क को ही दृढ़ करती है, जो मैंने आपको भी बताया है।
लेकिन लेनिन को उपनिवेशवाद के मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का दोहन करने वाले तथ्य की उपेक्षा करने के बारे में दोष नहीं दिया जा सकता है। ये बात मार्क्स ने कही थी कि कच्चे माल का दोहन करने वाला तथ्य, ये किसने दिया? ये तर्क मार्क्स ने दिया। लेनिन ने इसकी आलोचना की या यूँ कहो कि उपेक्षा कर दी, तो इसके लिए लेनिन जिम्मेदार नहीं है, लेनिन को दोष नहीं दिया जा सकता है, अपितु उसने इस पक्ष को जोड़ देकर एक गतिशील दिशा प्रदान की है कि विकसित पूंजीवाद की निरंतर आवश्यकता थी। यानी पूंजीवाद को यदि बढ़ाना है तो कच्चे माल का दोहन करना होगा, लगातार करना होगा, ये कहना है लेनिन का। तो देखिए विचारकों में कौन कौन आ गया। अपन रॉबिन्सन को देखा, गैलेफर को देखा, उसके बाद में गैलेफर का शिष्य है अनिल शील, जे हॉब्सन, जे स्कम्पीटर और लेनिन। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आएंगे गैर मार्क्सवादी इतिहासकार। इन्होंने भी कच्चे माल के दोहन की साम्राज्यवाद की मुख्य विशेषता बताई है कि उपनिवेशवाद क्यों बनाए गए, क्यों साम्राज्यवाद बनाए गए। इनका कहना था कच्चे माल के दोहन के लिए। इसमें प्रमुख विचारक भारतीय हैं दादा भाई नेरोजी, जिन्होंने पढ़ा होगा आपने, ड्रेनेज थ्योरी का सिद्धांत दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है इसे, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया जाता है कि भारतीयों का ही तो कच्चा माल है, भारत से ही लेकर के जा रहे हैं, 1 रुपये में लेकर के गए, मान लीजिए इस पे लागत आ गई, वहाँ पे पक्का माल बनाया 5 रुपये की लागत आ गई, माल होना चाहिए 6 रुपये का, लेकिन इसके ऊपर 60 रुपये ले रहे हैं। तो भारत का ही पैसा, और जब ये पैसा आ रहा है यहाँ पे ले रहे हैं भारतीयों से, फिर ये पैसा वापस कहाँ जा रहा है? यहाँ ब्रिटेन में जा रहा है। ये था धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो गैर मार्क्सवादी इतिहासकार हैं ये दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आर.सी. दत्त। इन्होंने कच्चे माल के दोहन और तैयार वस्तुओं का विपणन, यानी पक्का माल कर दिया, तैयार वस्तु को तैयार किया, और विपणन उपनिवेशी साम्राज्य, विपणन बोलते हैं मार्केटिंग को। तो ये प्रमुख विचारक है। अब देखिए आगे क्या होता है। 1812 में मुनरो डॉक्ट्रिन आ गई। मुनरो अमेरिका का राष्ट्रपति था इस टाइम पर, और उसने ये कहा कि मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत कि कोई भी यूरोपीय देश लैटिन अमेरिका में अपने उपनिवेश, अपने साम्राज्य स्थापित नहीं करेगा। कोई भी यूरोपीय देश कहाँ पर नहीं करेगा? लैटिन अमेरिकी देशों में। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, क्यूबा, ये लैटिन अमेरिकी देश हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो वह अमेरिका को उपनिवेश बनाने का प्रयास होगा, ऐसा कहा मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत। नेक्स्ट जो टॉपिक रह गए हैं वो अगले वीडियो में करेंगे अपन डिस्कस। मैं फिर बता देता हूँ, बुक का सहारा लेना यहाँ पर ज़रूरी था। यही बुक थी जिसमें, यानी अब तक जो वीडियो बनाए वो मैंने 2, 3, 4 बुक से कंपाइल करके फिर बनाता हूँ, लेकिन अब बुक ही एक ही थी, इसके अलावा कोई बुक ही नहीं जिसमें ये टॉपिक दिया गया हो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में, जहाँ पर सिद्धांत आते हैं। धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स।